बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें पुलिस जिला न्यायालय लेकर पहुंची है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक रायपुर पुलिस ने नंद कुमार बघेल को यूपी के आगरा से गिरफ्तार किया था। उसके बाद पुलिस उन्हें रायपुर लेकर आई। दरअसल नंद कुमार बघेल ने एक विशेष वर्ग के खिलाफ टिप्पणी की थी। और प्रशांत द्विवेदी ब्यूरो चीफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, ये गिरफ्तारी कब हुई है, कैसे हुई है और कहां से हुई है? देखिए, गिरफ्तारी किस दिन हुआ है इस बात का भी खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल ये गिरफ्तारी जो है यूपी के आगरा में हुआ है, जहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल ने ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ यूपी में एक आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर यूपी तक देश के अलग अलग हिस्सों में उनका जमकर विरोध हुआ और एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। रायपुर में भी डीडी नगर थाने में भूपेश बघेल के खिलाफ ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने एफआईआर दर्ज किया था, जहां पर पुलिस ने सामाजिक द्वेष पैदा करने का को लेकर आईपीसी की धारा 505 और समुदाय के बीच शत्रुता, घृणा और वैमनस्य की भावना पैदा करने के लिए 153 ए के तहत सामाजिक तनाव बढ़ाने वाला बयान देने के खिलाफ आरोप किया था। मुख्यमंत्री बघेल के पिता नंद कुमार बघेल का ये हमेशा से विवादों पे नाता रहा है। जब से ये सरकार बनी है उसके बाद से ही लगातार हमेशा से नंद कुमार बघेल जो है एक विशेष वर्ग के खिलाफ अक्सर इस तरह के बयान आते रहते हैं और समय समय पर कार्रवाई की मांग की जा रही थी। लेकिन अभी का ये उनका ये बयान बहुत ज्यादा आक्रोश सड़कों पे ले आया विशेष वर्ग के समुदाय को, जहाँ पर तरह तरह के उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज की गई और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी उठी। फिलहाल नंद कुमार बघेल को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि नंद कुमार बघेल ने जमानत लेने से और वकील को रखने से मना कर दिया था। लेकिन फिलहाल अब ये जो अगली तारीख है, इसी महीने की 21 तारीख को रखी गई है। वहीं अब इसके सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी के पूर्व कद्दावर मंत्री राजेश मूणत ने इसको आरोप लगाया है कि ये भूपेश बघेल ने अपने पिता को बचाने के लिए यूपी के अंदर से पिता को गिरफ्तार करवाया, एक सियासी नौटंकी है। तो आने वाले दिनों में नंद कुमार बघेल की वजह से एक सियासी दांव पेच भी देखने के लिए मिलेगा। जी प्रशांत सिंह, बीजेपी जिस तरह के आरोप लगा रही है, इससे भूपेश बघेल को क्या फायदा हो सकता है? उनके पिता आगरा पहुंचते हैं, वहां से उनकी गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी कब होती है यह समय अभी तक किसी को नहीं पता है, लेकिन इससे भूपेश बघेल को क्या फायदा हो सकता है? एक भूपेश बघेल को फायदा होने या ना होने की बात नहीं है, एक सामाजिक और एक राज्य की बात होती है। एक बीजेपी तो ये आरोप लगा रही है ना कि भूपेश बघेल इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश के अंदर एक चुनाव होना है, उसको लेकर एक विशेष वर्ग जो है नाराज ना हो जाए, इसको लेकर यूपी की कोई बड़ी कार्रवाई हो, इसके पहले ही यहाँ पे छत्तीसगढ़ की सरकार ने कार्रवाई करते हुए उनको आगरा के अंदर से गिरफ्तार किया गया है। तो एक तरह से जिस तरह से भी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री बघेल का एक बयान आया था कि संविधान से बड़ा कुछ नहीं है, चाहे वो रिश्ते हो नाते हो। अगर किसी वर्ग विशेष के खिलाफ इस तरह से की गई टिप्पणी को कतई सरकार मंजूर नहीं करेगी, चाहे उसके पिता ही क्यों ना हो। तो कम से कम भूपेश बघेल ये जरूर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, अगर समाज के अंदर किसी तरह से आरोप प्रत्यारोप या किसी विशेष वर्ग के खिलाफ टिप्पणी की जाती है तो वो अपने पिता को भी नहीं बख्शते। लेकिन बीजेपी इसको एक तरह से सियासी नफा और नुकसान के जरिए दिखाने की कोशिश कर रही है। उनका आरोप एक तरह से अगर सियासी चाल समझा जाए तो एक जो विशेष वर्ग ओबीसी वर्ग है, ये उनको एकजुट करने की कोशिश की जा रही है कि भाई हम ओबीसी हैं, लेकिन ब्राह्मण के खिलाफ अगेंस्ट में अगर जिस तरह से टिप्पणी की गई है उसको भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि बीजेपी ये बात सोच के चल रही हो कि भूपेश अपने कद बढ़ाने के लिए, अपनी छवि को बनाने के लिए पिता के इस की गिरफ्तारी की, और कहीं अगर यूपी पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती तो हो सकता था कि नंद कुमार बघेल को और बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता और सरकार को भी। तो जिस तरह से राजेश मूणत ने आरोप लगाया है कि यूपी पुलिस ने गिरफ्तार करे, इसलिए पहले ही छत्तीसगढ़ पुलिस हरकत पे और उनको गिरफ्तार करके ले आई। जी प्रशांत जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की बैठक हुई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। स्वीकृत प्रस्तावों के केरबा कोल ब्लॉक, आयरन और डिपॉजिट
4 के विकास, बॉक्साइट के नए क्षेत्रों की खोज पर बातचीत की गई। खनिजों से विकास से संबंधित लगभग 267 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावों का अनुमोदन। खनिजों के सर्वेक्षण और खनिज गतिविधियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल को करने से प्रस्ताव इस बैठक में शामिल किए गए हैं। और प्रशांत द्विवेदी, ब्यूरो चीफ, लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। प्रशांत जी, ये पूरी बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक, और ऐसे वक्त में जब सीएम भूपेश बघेल के पिताजी की गिरफ्तारी हुई है, वहीं वो अपने रायपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे थे और इसमें प्रदेश को कई महत्वपूर्ण सौगातें भी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। साधनों से भरा हुआ ये पूरा प्रदेश है। इसके घर में तरह तरह के प्राकृतिक खनिज स्रोत हैं, जो सरकार इसको एक तरह से अगर हम बात करें तो यहाँ पे राजस्व के अंदर काफी बड़ा फायदा होता है, क्योंकि यहाँ पे खासकर एशिया का सबसे बड़ा जो कोल ब्लॉक है, बिलासपुर कोल ब्लॉक, वो माना जाता है, जहाँ से सबसे अधिक कोयला निकलता है। लगभग 70% कोल ब्लॉक है। लेकिन बहुत सी चीजें ये देखी जा रही है कि खनिज माइंस निकलने के बाद भी सरकार और विभाग या जो उपभोक्ता है उनके बीच की सामंजस्य की स्थिति में कहीं न कहीं विषमताएं हो रही हैं, जिसकी वजह से खनिज संसाधनों का समय पर दोहन नहीं हो सकता है या उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। तो आज भूपेश बघेल ने अपने आवास पर एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें संबंधित विभाग के प्रशासनिक बड़े अधिकारी, खनिज विभाग से जुड़े अधिकारी थे। क्योंकि देखिए, एक राजस्व का एक सबसे बड़ा मुनाफा होता है, जो तकरीबन 267 करोड़ की लागत कम मुनाफा होता है, और इसी की लागत होती है जो खनिज विभाग कई ऐसे छोटे छोटे प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहाँ प्रचुर मात्रा में खनिज वहाँ पे मौजूद है, मगर सरकार के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, न कोई ऐसी गाइडलाइन है जिसके तहत इन संसाधनों का वो दोहन करे और क्षेत्र के विकास में उनका अहम योगदान दे, जिसको लेकर आज बैठक की गई थी और एक खाका तैयार करने की कोशिश की गई थी। इसका फायदा कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को होगा, और यही फायदा पहुंचाने की नियत से महत्वपूर्ण बैठक हुई है। प्रशांत जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गरियाबंद के देवभोग ब्लॉक में आज भी एक ऐसा गांव मौजूद है जहां आवाजाही के लायक सड़क नहीं बन सकी है। नवीन शुक्ली भांटा के आश्रित ग्राम दाबरी भांडा में बसे 50 साल हो गए हैं। आदिवासियों की आबादी वाले इस गांव में गुजर बसर के लिए मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। कहने को तो आदिवासियों के उत्थान के लिए राज्य और केंद्र सरकार तरह तरह की योजनाएं चला रही हैं, पर उनकी समस्याएं जस की तस हैं। न पक्की सड़क, न अच्छे मकान, न ही नाली और सीवर। जी हां, आजादी को तो बरसों बीत गए, पर आने जाने के लिए गरियाबंद के गांव दाबरी भाटा में सड़क तक नहीं है। ग्रामीणों का कहना है, गांव से जुड़ने वाले 2 रास्ते हैं। यदि कोई महिला गर्भ से है और डिलीवरी होने वाली है तो उसे गांव की सड़क पार कराने के लिए खाट से लाद कर ले जाना पड़ता है। रोड का पूरा खराब है, और जब कोई महिला डिलीवरी होता है तो उसको सहज खोल तक, पुल तक जहाँ है खटिया से लिया जाता है। सरपंच आता है, वो कम से कम 3 या 4-5 ट्रिप डाल दिया, उरूम ऐसा कैसा पड़ा है अभी तक, उसमें भी ये नहीं कर रहा है। बारिश के दिनों में दोनों ही रास्ते कीचड़ से लथपथ हो जाते हैं, जहां पैदल चलना भी दुश्वार हो जाता है। ग्रामीणों ने सरपंच से सड़क निर्माण को लेकर कई बार बात की है, लेकिन सरपंच की तरफ से कोई सही जवाब नहीं मिल सका है। का आना जाने का वो रोड रास्ता सब परिश्रम हो रहा है। सरपंच तो कोई नहीं बने, बात हो करेंगे वो बात बोल रहा है। पानी के लिए तो आना जाना का खादो चिकल सब तो आना जाना परेशान का, दुके जल में कहाँ खटिया में बोकर से वो लेता है। इस पूरे मामले पर जनपद पंचायत देवभोग के सीईओ ML मंडावी ने बताया कि बहुत जल्द गांव के लिए सड़क और PM आवास योजना का लाभ ग्रामीणों को दिया जाएगा। अभी वहाँ पे जो है जाने के लिए जो सड़क नहीं है, उसमें जो अभी मनरेगा के तहत जो है हम लोगों ने प्रकरण तैयार करके जिला पंचायत को भेज देंगे स्वीकृति के लिए, और जैसे पानी जो कम हो जाएगा तो उसको अपन प्रारंभ कर देंगे। नहीं, उससे प्रधानमंत्री आवास के जो है उसकी प्रक्रिया अलग हैं। जो
ACCL जो डाटा अपना है उसमें उनका जो नाम मतलब उसमें आना चाहिए। अगर नहीं होगा या किसी प्रकार से नहीं हो पाया है तो उसके पूरक सूची जो है वहाँ से बनाने हेतु यहाँ से निर्देश देंगे और उसको परीक्षण करेंगे। सबसे हैरानी की बात तब होती है जब गांव के ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई लाभ नहीं मिल सका है। ग्रामीणों ने सड़क की मांग हर उस जगह की है जहां से उनको आस थी। दिन गुजरते गए, नेता और अफसर केवल आश्वासन देते रहे, लेकिन गांव की तस्वीर नहीं बदली। अब देखना होगा कि ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का लाभ कब तक मिलता है। जनतंत्र टीवी के लिए गरियाबंद से मनमोहन नेताम की रिपोर्ट। देश की आज़ादी को 75 साल पूरे हो चुके हैं और गरियाबंद का एक ऐसा गांव है जहां पर अब तक सड़क नहीं पहुंची है, बिजली नहीं पहुंची है और इसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इस सड़क पर क्या चलना आसान है? क्या इस सड़क पर चला जा सकता है? क्या इसे सड़क कहा जाएगा? ये तस्वीरें अपने आप में सवाल खड़ी कर रही हैं। सड़क पूरी कीचड़ से बनी हुई है, पूरी सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रही है और ऐसे में ये सवाल अपने आप में बड़ा हो जाता है कि वोट के टाइम में जब वोट लेने के लिए राजनेता इस सड़क पर आते हैं और आश्वासन देकर जाते हैं कि इसका जल्द ही डामरीकरण कर दिया जाएगा, तो फिर ऐसे में ये सड़क क्यों हादसों को दावत दे रही है? गांव में जब भी कोई बीमार होता है तो इसी सड़क से लेकर उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। और मनमोहन नेताम हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनमोहन, ये सड़क जो आपने रिपोर्ट भेजी है वो रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई है, उसमें सड़क तो कहीं नजर नहीं आ रही है, गड्ढे जरूर दिखाई दे रहे हैं। ये कब से इसी हाल में सड़क है और कैसे इस गांव के लोग इस सड़क पर चल रहे हैं? संतोष, निश्चित तौर पे बता दूं कि जिस खबर को, जिस मुद्दे को हमने प्रमुखता के साथ आज उठाया है, वह सबसे चिंतन की बात तो यह है कि देश में आजादी के 74 साल बाद दाबरी भाटा के गांव के लोगों को अब तक सड़क की सुविधा नहीं मिली और मुश्किल तब होती है जब बारिश के दिनों में यह गांव टापू बन जाता है और इस गांव के लोगों का ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क टूट जाता है। संतोष, सबसे अहम सवाल तो यह खड़ा होता है कि इस गांव के लोग अपने ग्राम पंचायत तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि इस गांव में सड़क नहीं है और जो ग्रामीण है वो लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन मांग उनकी पूरी नहीं हो रही है। जो ग्राम पंचायत नवीन सुकली भाटा है, वहाँ के जो सरपंच हैं वो भी अपने जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं। तो ग्रामीणों से जब हमने बात किया संतोष, तो ग्रामीणों का कहना है कि विधानसभा चुनाव के पहले जो वर्तमान सिटिंग एमएलए हैं डमरूधर पुजारी उस गांव का दौरा किए थे और उन्होंने आश्वस्त किया था कि चुनाव जीतने के बाद वो गांव में पक्की सड़कें बनाएंगे, लेकिन अब भी उनकी जो वादे हैं, दावे हैं, अधूरे रह जाते हैं और ग्रामीणों को जो उम्मीद थी संतोष, वह उम्मीद अभी नहीं उतर रहे हैं विधायक। और सबसे अहम सवाल, सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है कि जो निर्धन परिवार हैं उनको प्रधानमंत्री आवास मुहैया कराने की जो योजना चल रही है, वह योजना भी इस गांव में दम तोड़ रहा है। क्योंकि एक दाबरी भाटा एक ऐसा गांव है संतोष जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक भी हितग्राही को आवास नहीं मिला है। तो कितना बड़ा, मतलब सबसे दुर्भाग्यजनक बात है संतोष, क्योंकि यह गांव के लोग भी मतदान करते हैं। यह गांव भी राजस्व गांव है, लेकिन राजस्व ग्राम होने के बाद भी इस गांव को अभी तक उपेक्षित किया जा रहा है। संतोष, मनमोहन, आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं, गांव में सड़क के अलावा और कौन कौन सी समस्याएं हैं जो ग्रामीणों के लिए जी का जंजाल बन गई हैं? क्या इस गांव में बिजली है? क्या इस गांव में पक्के मकान दिए गए हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत? संतोष, सबसे बड़ा सवाल तो तब खड़े होता है कि जब उस गांव के लोगों को एक भी प्रधानमंत्री आवास से मकान नहीं मिला है, जबकि उस गांव के लोग भी मतदान करते हैं। वह गांव भी राजस्व ग्राम है, लेकिन उस गांव के साथ आखिर उपेक्षित क्यों किया जा रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और गांव में हमने जब गांव का दौरा किया तो गांव में जो प्राथमिक शाला भवन है वह जर्जर मिली और जो बच्चे हैं वो जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर है। गांव में सड़क नहीं है, हालांकि बिजली तो लगी है, लेकिन जो मूलभूत सुविधा है संतोष, सड़क हो गई और जो चिकित्सा को लेकर और जो अन्य जो सुविधाएं हैं उस गांव में नहीं मिल रहा है। ग्रामीण लंबे समय से मांग कर रहे हैं और ग्रामीणों ने अब मूड बना लिया है कि इस पूरे मसले को लेकर वो आगामी दिनों में स्थानीय जो एसडीएम कार्यालय पहुंचेंगे और अपने मांग का
मांग को वो मनवाएंगे। लेकिन जो ग्रामीणों ने बताया कि जिस तरीके से वो लंबे समय से मांग कर रहे हैं गांव में पक्की सड़क नहीं बन रही है, क्योंकि बारिश के दिनों में संतोष वह गांव टापू बन जाता है और टापू बनने के बाद जो गर्भवती माताओं को लाया जाना चाहिए ब्लॉक मुख्यालय तक या जिला मुख्यालय तक, जो एम्बुलेंस है उस गांव तक नहीं पहुंच पाती संतोष, जिसके कारण खाट में वहां के मरीजों को बोह कर लाते हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगा, संजय नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, जो गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इस गांव की स्थिति तो बद से बदहाल है। यहां तो सड़क तक नहीं है, लोग किस तरह से चल रहे हैं आप देख पा रहे होंगे। के माध्यम से संज्ञान में आई हुई ये बात, और इससे पूर्व भी ग्रामवासियों ने आवेदन दिया हुआ है। इस आवेदन को हम लोगों ने जिले के माननीय कलेक्टर महोदय को अपन लोग दिए हुए हैं। निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में इसमें सड़क की स्वीकृति मिलेगी, और गांव के जो लोगों को जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, निश्चित तौर पे सड़क नहीं होने की वजह से बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है गाँववासियों को। बहुत जल्द वहाँ पे सुविधा मिलने लगेगी। संजय जी, इस गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक भी घर नहीं बनवाया गया है, ये भी बड़ी समस्या निकल कर आ रही है इस गांव से। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सर्वे में उस समय सर्वे में खास करके बहुत लोगों का त्रुटि हुआ है। एक गांव की बात नहीं है, खास करके देखा जाए तो अपने जिले में अधिकांश ऐसे गांव हैं जहां पे सर्वे के समय बहुत सारी त्रुटियां आई हुई है। इसको लेकर के जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में हम लोगों ने अधिकारियों से बात भी की हुई थी। अधिकारियों ने फिर से कहा था कि इसको हम लोग फिर से सर्वे करवाएंगे, और जो अपात्र की श्रेणी में आए हुए हैं उनको पात्रता की श्रेणी में ला करके जो हकीकत में रखते हैं, जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं हितग्राही, उनको पात्रता की श्रेणी में जोड़ करके आवास से इन लोगों को लाभ दिलाया जाएगा, ये अधिकारियों के द्वारा कहा गया है। और बहुत जल्द सर्वे करवाई जाएगी, और जो पात्रता की सूची में आएगी इन सारे लोगों को आवास की जो उनकी जो व्यवस्था उसकी बनाई जाएगी। संजय जी, इस गांव के लोगों का आरोप यह है कि जो राजनेता आते हैं वोट के वक्त वो आश्वासन तो दे जाते हैं, वो वादा तो कर जाते हैं, लेकिन बाद में वादा खिलाफी हो जाती है। ये सड़क की हालत ये बता रही है कि यहाँ पर लंबे वक्त से इस सड़क पर मिट्टी भी नहीं पड़ी है, गड्ढे इतने बड़े हैं कि आदमी बाहर नहीं निकाल सकता, पैदल नहीं चल सकता इस सड़क पर। इस संबंध में अगर बहुत ज्यादा ही गंभीर ये तो मामला है, निश्चित तौर पे वहाँ पे बात करके स्थानीय प्रशासन से हम लोग बात करेंगे, वहाँ पे जनपद सीओ से चर्चा करके वहाँ पे बहुत जल्द जो है कम से कम आवाजाही सुचारू रूप से चल सके, वहाँ पे लोगों को सुविधा मिले, इसके लिए अपन लोग चर्चा करेंगे वहाँ के सीओ से, और बहुत जल्द वहाँ पे अपन सड़क को अभी कम से कम वैकल्पिक व्यवस्था के लिए करवाएंगे। चलिए संजय जी, आप आश्वासन दे रहे हैं, अब हम उम्मीद कर रहे होंगे कि जो आपने आश्वासन दिया है उस पर आप खरे उतरेंगे और जल्द से जल्द कम से कम वैकल्पिक व्यवस्था तो इस गांव के लिए कर ही दी जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस गांव की हकीकत आप देख रहे हैं, जहां पर सड़क के नाम पर सिर्फ मिट्टी है, कीचड़ है, सड़क दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, और इसी सड़क पर चलने को मजबूर हैं इस गांव के लोग। साथ ही इस गांव की बड़ी समस्या यह भी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को और डमरूधर पुजारी विधायक बीजेपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डमरूधर जी, गांव की तस्वीर आपने देख ली होगी, इस बदहाल स्थिति में कैसे जिए ग्रामीण? इस सड़क पर तो निकलना मुश्किल है। नहीं, वो पर्वत पहाड़ी एरिया है, और दूसरा बात तो वहाँ तक गया पर प्रधानमंत्री सड़क गया था। हेलो जी, आवाज मिल रही है? हाँ, प्रधानमंत्री सड़क आधा अधूरा गया था, वो उधर पहाड़ी एरिया है, वो पहाड़ी एरिया के बीच में लगानी जमीन है, किसान लोग नहीं छोड़ते ना, वो बीच में लाटे के है, खेत भी किसान लोग का है। नहीं सर, तो अगर पक्की सड़क होगी तो किसान इस पर आसानी से निकल पाएगा। कच्ची सड़क पर अगर इस पर ट्रैक्टर निकलेगा तो गड्ढे तो हो ही जाएंगे बरसात के वक्त। दूसरा बात, किसान लोग भी छोड़ना चाहिए ना, अपन जमीन में मेड़ पार में आने जाने क्या हो रहा है, किसान लोग छोड़ना चाहिए ना अपन लगानी जमीन में, तब तो सड़क जाएगा। दूसरा बात, हम लोग लिख के दिए हैं अपन प्रधानमंत्री सड़क बन जाए बोल के, जाबरी भाटा से आपका बरही। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इस गांव में सड़क नहीं तो इसके लिए जिम्मेदार किसान है? किसान है, किसान नहीं है, सरकार है। सरकार के पास तो बजट नहीं है, हम लोग लिख के दिए हैं प्रधानमंत्री सड़क में जी। अगर सरकार ध्यान देना चाहिए ना, सरकार तो ध्यान नहीं दे रहा है, उसके पास बजट भी नहीं है, हम लोग लिख के दिए प्रधानमंत्री सड़क। आपके साथ खोल से अनशन पर बैठ जाइए। हाँ, आप अनशन पर बैठ जाइए, अगर आप विपक्ष की भूमिका में है तो ये जिम्मेदारी आपकी है सर। दूसरा बात तो क्या है, ये सरकार सुनने वाला नहीं है, बजट भी नहीं है कुछ, अभी कोई जगह काम वाम विकास के नाम से ठप है। ठीक है, इस गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव भी नहीं, घर भी नहीं बनवाए गए हैं।
नहीं, प्रधानमंत्री आवास तो अपन हितग्राही बना रहा है, नहीं बना रहा है, हितग्राही के ऊपर है। हितग्राही बनाना चाहिए। दूसरा बात, प्रधानमंत्री आवास के ही पास से शासन अपन केंद्र सरकार भेज रहे हैं। 60 का रेशो मांग 40 का रेशो राज्य सरकार नहीं दे रहा। आप अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं विधायक जी, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। नहीं, जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा हूँ। हम लोग पूरा गरीब का ख्याल करते हैं, पूरे जानकारी देते हैं। और सर वो तस्वीर हकीकत बता रही है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.